मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। और उन विशेषताओं में हम पढ़ेंगे आज गुटनिरपेक्षता की नीति। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शीत युद्ध का बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र हुआ। और एक तरह से हम ये माने कि एक साम्यवादी गुट था, एक दक्षिणपंथी या अमेरिकी गुट था, और स्थिति ये थी कि किसी एक के साथ जुड़ने पर फ़ायदा होने की बात कही जा रही थी। लेकिन भारत के नीति निर्माताओं ने एक तरह से इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हम किसी भी गुट के साथ नहीं जुड़ेंगे। और विश्व राजनीति में इसीलिए भारत का जो दृष्टिकोण है वो असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता का रहा। इसे भारतीय विदेश नीति का सार तत्व कहा जाता है। भारत के नीति निर्माता किसी भी गुट में शामिल नहीं होकर के एक ऐसी नीति को अपनाना चाहते थे जिससे विश्व के दोनों गुटों के मध्य मैत्री रखी जा सके, सामंजस्य रखा जा सके और बिना किसी शर्त के विकास किया जा सके। गुटनिरपेक्षता की जो ये नीति है ये विधेयात्मक, सक्रिय और रचनात्मक नीति है। इसका अर्थ है विश्व राजनीति के किसी गुट में शामिल नहीं होते हुए उनसे अलग रहकर मैत्री करना। इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो किसी तीसरे गुट का निर्माण करना नहीं था, बल्कि दो विरोधी गुटों के मध्य एक संतुलन का निर्माण करना था। ये नीति सैनिक गुटों से खुद को दूर रखती है, लेकिन अन्य राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देती है। जो सही और न्याय संगत है उसका समर्थन करती है। जैसा कि अमेरिकी सीनेट में पंडित नेहरू ने कहा था, यदि स्वतंत्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अथवा कहीं आक्रमण होगा तो हम न तो तटस्थ रह सकते हैं और न भविष्य में तटस्थ रहेंगे। यानी जो सही है, न्याय संगत है, उसका साथ देंगे। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भारतीय विदेश नीति का विश्लेषण करते हुए कृष्ण मेनन ने कहा था, हम तटस्थ देश नहीं हैं, हम युद्ध और शांति के संदर्भ में भी तटस्थ नहीं हैं, हम साम्राज्यवादियों अथवा अन्य देशों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने के संदर्भ में भी तटस्थ नहीं हैं, न ही हम नैतिक मूल्यों के संदर्भ में तटस्थ हैं। आर्थिक सामाजिक समस्याएं जहाँ भी कहीं होंगी हम उनका सामना करेंगे, उन देशों को हम सहयोग देंगे। हमारी स्थिति ये है कि हम शीत युद्ध के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष और अप्रतिबद्ध हैं। तो एक तरह से गुटनिरपेक्षता विश्व के किसी भी गुट से नहीं जुड़ना, किसी भी सैनिक संधि में शामिल नहीं होना, चाहे वो अमेरिकी सैनिक संधि नाटो हो या वार्सा पैक्ट सोवियत संघ का हो। तो ये जो सैनिक गठबंधन थे इनसे भारत ने अलग रहने की नीति को अपनाया, एक स्वतंत्र नीति को अपनाया जिसमें हर समस्या पर अपने विचारों को प्रकट कर सकता था। भारत पूर्वाग्रहों पर कार्य नहीं करेगा और किसी भी समस्या पर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाएगा, व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण नहीं अपनाएगा। तो यहाँ ये समझ लेना महत्वपूर्ण है कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता है ये स्विट्जरलैंड की तटस्थता के समान नहीं है और न ही ये कोई स्थायी तटस्थता है। ये दोनों शक्तिशाली गुटों में उत्पन्न जो समस्याएं थी उसमें से किसी का भी पक्ष नहीं लेने और जो भी सही है उसके पक्ष में कहने की नीति है। तो एक तरह से हम देखें तो विरोधी गुटों के मध्य संतुलन बनाना, गुटों से पृथक रहना, शीत युद्ध में भाग नहीं लेना, तटस्थ नहीं रहना, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर गुण और दोषों के आधार पर निर्णय लेना, तो ये हमारे देश ने, भारत ने जो गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाया उसका अर्थ है। ये पलायन की नीति भी नहीं है। यानी भारत एशिया के प्रमुख राष्ट्र के रूप में अपने उत्तरदायित्व से या विश्व में किसी भी समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के उत्तरदायित्व से बचना नहीं चाहता था। मध्यस्थता
सदैव उपलब्ध थी, चाहे कोरिया, हिंद, चीन, मिस्र, इजराइल का विवाद हो। कभी भी पृथकतावादी नीति भारत ने इसमें नहीं अपनाई। विश्व की सामान्य समस्याओं में उसे युद्ध में भी भाग लेना पड़ा। भारत राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, बल्कि हम ये कहें कि विश्व के सभी बड़े और छोटे राष्ट्रों के साथ कूटनीतिक और मैत्रीपूर्ण संबंध भी भारत के हैं। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया, या भारतीय विदेश नीति की गुटनिरपेक्षता एक विशेषता क्यों है। इसका कारण है, सबसे पहला कारण है कि क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, विश्व राजनीति दो गुटों में बदल चुकी थी, शीत युद्ध चल रहा था। तो भारत विश्व तनाव की स्थिति जो चल रही थी उसमें किसी एक गुट के साथ शामिल होकर के उस तनाव को और बढ़ाना नहीं चाहता था। दूसरा कारण है, भारत अपने विचार और अपनी नीतियों की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता है और किसी गुट विशेष को अपना लेने से ऐसा करना संभव नहीं था, क्योंकि उस गुट के नेताओं का दृष्टिकोण अपनाना पड़ता। तीसरा कारण जो है इसमें वो है कि भारत, क्योंकि उस समय विकसित राष्ट्र नहीं था, अत्यंत गरीब था, शोषण हो रहा था भारत का, तो ऐसे में आर्थिक विकास, तकनीकी विकास करने के लिए, सैनिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए उसे आर्थिक सहायता की जरूरत थी, जो विदेशी आधार पर उसको मिलती। तो ऐसे में कूटनिरपेक्षता की नीति अपना लेने पर सोवियत संघ और अमेरिका दोनों से एक सहायता मिलती रही। चौथा कारण माना जाए तो भारत की भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि विदेश नीति में किसी भी देश के भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भूगोल और पड़ोसी देश कभी नहीं बदलते। तो इसलिए भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें हम देखें तो दो साम्यवादी देशों से कि हम बहुत करीब हैं, चीन से हम सीधे सीमाओं से लगे हुए हैं, तो रूस के हम बहुत करीब हैं। वहीं पर पाकिस्तान को निरंतर अमेरिकी सहायताएं मिलती रही हैं। तो ऐसे में किसी भी एक के साथ जुड़ने से भारत को विदेश नीति के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान होने का खतरा ज़्यादा था। केवल पश्चिमी देशों के साथ गुटबंदी करना भी विवेक सम्मत नहीं था, क्योंकि हम साम्यवादी देश के करीब थे। पंडित नेहरू ने उस समय कहा था, किसी गुट के साथ सैनिक संधि में बंध जाने के कारण सदा उसके इशारे पर कार्य करना पड़ेगा और अपने देश की स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। हम असंलग्नता का विचार छोड़ते हैं तो हमें अपना लंगर छोड़कर बहना पड़ेगा। किसी देश से बंधना आत्मसम्मान खोना है और यह बहुमूल्य निधि का विनाश है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का बहुत महत्व रहा शुरुआत में जब इसको लिया गया, और आज भी हम दोनों गुटों से जुड़े हुए हैं। आज भी हम किसी एक गुट विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं। अगर हम इसके विदेश नीति के विभिन्न चरणों में गुटनिरपेक्ष नीति की पड़ताल करें या इसके विभिन्न चरणों को हम देखें तो हम देखेंगे कि गतिशील विदेश नीति की विशेषता के तौर पर ये प्रकट हुई है। सबसे पहले हम देखें 1947 से 1950 तक के काल में गुटनिरपेक्षता की भारतीय नीति बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी, इसलिए बहुत सारे देश इसे तटस्थता का पर्यायवाची मानते थे, क्योंकि खुद गुटनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट उस समय तक नहीं था। यहाँ तक कि चीन ने तो ये कहा था कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा शत्रु है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने इस नीति को अपनाए रखा। पंडित नेहरू ने इसे सकारात्मक तटस्थता कहा है। इस काल में हम देखें तो भारत की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पश्चिमी गुट की तरफ झुकी हुई थी। सुरक्षा के मामले में भी पश्चिमी गुट पर निर्भर था भारत। भारतीय सेना का जो संगठन था वो ब्रिटिश पद्धति पर था, और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम ब्रिटेन के साथ संबद्ध थे। हमारी जो शिक्षा पद्धति थी पाश्चात्य देशों से प्रभावित थी। हमारा व्यापार पश्चिमी देशों से होता था 97%, और ऐसा इसलिए था क्योंकि हम ब्रिटेन के अधीन रहे थे लंबे समय तक। भारत से और अमेरिका से हमें आर्थिक और तकनीकी सहायताएं उस दौरान मिल रही थी, क्योंकि सोवियत संघ आर्थिक और सैनिक दृष्टि से भारत को सहायता देने की स्थिति में उस समय नहीं था। और कोरिया युद्ध के शुरुआती दौर में भी अगर हम देखें तो भारत ने पश्चिमी गुट का पक्ष लिया था। 1950 से 57 तक के काल को अगर हम देखें तो भारत की नीति में परिवर्तन आया, और इस दौर में भारत ने सोवियत संघ के प्रति एक सकारात्मक रवैया अपनाया, और उसका कारण था 1953 में स्टालिन की मृत्यु।
इससे सोवियत संघ में भी उदारवादी नीतियाँ शुरू हो गई और इस दौरान अमेरिका के साथ भी भारत के साथ कटुतापूर्ण संबंध कुछ हद तक शुरू हुए। भारत इससे भी थोड़ा सा सोवियत संघ के प्रति झुका, क्योंकि 1954 में अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य एक सैनिक संधि हुई जिसमें पाकिस्तान को विशाल पैमाने पर शस्त्र देने की बात हुई। गोवा के प्रश्न पर भी अमेरिका ने पुर्तगाल का सहयोग किया, जबकि सोवियत संघ ने भारत का। इस काल में सोवियत संघ के और भारत के बीच व्यापार बढ़ा, आर्थिक सहायताएं मिली। भारत में भिलाई इस्पात कारखाने और के लिए आर्थिक तकनीकी सहायता सोवियत संघ ने दी। भारत ने 1956 में स्वेज नहर का जब संकट हुआ, उस समय सोवियत संघ का समर्थन किया और हंगरी की समस्या पर भी सोवियत संघ का समर्थन किया। 1957 से 62 तक का काल अगर हम देखें तो भारत की नीति फिर से पश्चिमी गुट की तरफ झुकने लगी। इसके कारण थे कुछ। पहला कारण था 1957 के आम चुनाव में भारत में केरल में साम्यवादियों की विजय हुई, तो ये एक गंभीर बात थी। दूसरी बात थी कि आर्थिक संकट भारत में बहुत ज़्यादा था इस समय, खाद्यान्न और विदेशी मुद्रा की कमी थी और ये ज़रूरी था कि हम पश्चिमी गुट के जो देश हैं उनके साथ मेलजोल बढ़ाएं। हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उस समय अमेरिका की सद्भावना यात्रा भी की और भारत कुछ हद तक पश्चिम की तरफ झुकने लगा। हालांकि भारत ने पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध किया, लेकिन ये विरोध उतना तीव्र नहीं था जितना पहले था। 1962 से हम अगर नीति को देखें गुटनिरपेक्षता की भारत की, तो हम देखेंगे कि भारत ने जिस तरह से गुटनिरपेक्ष रहने की नीति को अपनाया था, और जैसा हमने अभी बात की कि चीन ने कहा कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा शत्रु है। हालांकि 1954 में पंचशील का सिद्धांत आया, समझौता हुआ भारत और चीन के मध्य शांति को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया और इस दौरान भारत की जो निर्गुट नीति थी उसकी बहुत आलोचना हुई, क्योंकि ये माना गया कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में असमर्थ रही है, जबकि किसी भी विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्र के हितों को सुरक्षित करना है। और क्योंकि भारत राष्ट्र नव स्वतंत्र राष्ट्र था उस समय, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। भारत की विदेश नीति में उस समय, क्योंकि हमने शांतिपूर्ण नीति को अपनाया था, प्रतिरक्षा की आवश्यक तैयारियां नहीं हो पाई थी। पंचशील के शांतिवादी सिद्धांतों के आधार पर हम चीन के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चीन के आक्रमण ने हमें बहुत गहरी क्षति पहुंचाई। भारत की विदेश नीति में एक तरह से सेटबैक लगा, उसको नुकसान हुआ। हमारे मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, ऐसा कहा गया। एशिया और अफ्रीका के नए राष्ट्रों की स्वतंत्रता का भारत ने समर्थन जरूर किया, लेकिन चीन ने जब भारत पर हमला किया तो किसी भी देश ने चीन के विरुद्ध भारत का साथ नहीं दिया। लेकिन उस समय पश्चिमी देशों ने, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी आते हैं, उन्होंने तुरंत भारत को हवाई यात्रा से सैनिक सहायताएं, सैनिक हथियार पहुंचाए, जो युद्ध संबंधी सामग्री थी उसको पहुंचाए। जो भारतीय विदेश नीति के आलोचक हैं उनका कहना था कि क्योंकि हम साम्यवादी गुट से संबंधित एक बड़े सदस्य से लड़ रहे थे, इसलिए अमेरिकी गुट हमें बहुत ज़्यादा सहायता दे रहा है। तो क्या भारतीय नीति को निर्गुट कहा जा सकता है? ऐसे में पंडित नेहरू का कहना था कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने जो भी शस्त्र की सहायता ली है उसके पीछे कोई शर्त नहीं है, और बिना शर्त जो सहायता ली गई है वो असंलग्नता की नीति से, हटने की नीति से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो काल था 1962 से लेकर के 65 तक का, इसमें भारत को अपनी नीति से कुछ हद तक नुकसान हुआ और भारत को जो एक तरह से सोवियत संघ समर्थक नीति जो उसने अपनाई थी उसके अपेक्षा अमेरिका गुट से ज़्यादा सहायता मिली। और असंलग्नता की नीति का परित्याग भारत ने नहीं किया, क्योंकि जो भी सामग्री अमेरिकी वायुसेना के माध्यम से मिली उस समय वो बिना किसी शर्त के भारत को प्राप्त हुई थी। 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ और इस युद्ध में फिर से हम देखते हैं कि सोवियत संघ का समर्थन मिला।
और इस घटना ने एक तरह से बहुत भारत की जो निर्गुट नीति थी उसको सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत पाक संघर्ष के समय पाकिस्तान के समर्थक अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि जब तक दोनों पक्ष युद्ध बंद नहीं कर देते उन्हें सैनिक सहायता नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में पाकिस्तान को अमेरिका के साथ जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1971 में भारत ने भारत सोवियत संघ संधि की, जो एक महत्वपूर्ण संधि थी, मैत्री संधि थी, और गुटनिरपेक्ष देशों का जो सम्मेलन था उसमें भी इस बात की चर्चा हुई। बांग्लादेश की क्रांति हुई और दक्षिण एशिया में उत्पन्न जो संकट हुआ था इस समय सैनिक शासन के माध्यम से, उसमें भारत सोवियत संघ मैत्री संधि बहुत महत्वपूर्ण घटना कही जाती है। भारत से जब ये मैत्री संधि की सोवियत संघ ने, तो भारत के बारे में कहा गया कि अब गुटनिरपेक्षता का अंत हो गया है भारत के लिए और ये अब मास्को के माध्यम से चलेगा, स्वनिर्णय के अधिकार को खो चुका है। परंतु ऐसा नहीं था। भारत ने सदैव स्वतंत्र निर्णय लिए। जैसे भारत ने ब्रेजनेव द्वारा प्रतिपादित एशिया की सामूहिक सुरक्षा अवधारणा का खुला विरोध किया। हालांकि जो सोवियत संधि की गई थी भारत के साथ, वो सैनिक गठबंधन नहीं था। 1975 में आर्यभट्ट, 1979 में भास्कर, 1981 में एप्पल जैसे जो अभियान थे, अंतरिक्ष अभियान, उसमें सोवियत संघ से भारत को महत्वपूर्ण सहायता मिली। लेकिन उसके बावजूद भी स्वतंत्र नीति भारत ने अपनाई और स्वतंत्र नीति के माध्यम से भारत ने कार्य किया। भारत ने हिंद महासागर को केवल अमेरिकी हस्तक्षेप से ही नहीं बचाया, बल्कि सोवियत हस्तक्षेप से भी मुक्त रखना का पूरा प्रयास किया। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की हालांकि आलोचना नहीं की, लेकिन विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज उसने उठाई। 1977 से 1979 तक जो नीति रही, क्योंकि सरकार बदली, जनता पार्टी की सरकार आती है, तो कहा जाता है कि भारत को गुटनिरपेक्ष रहना भी है और दिखाई भी देना है, ऐसा विदेश मंत्री वाजपेयी ने कहा। असंलग्नता का मतलब है सबके साथ जुड़ना, सबके साथ मिलना, यानी हम किसी एक गुट के साथ नहीं जुड़ेंगे। और इस बात को काफ़ी दक्षतापूर्वक निभाया गया। एक नया अध्याय एक तरह से शुरू होता है। 1980 के बाद हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में भारत के असंलग्न गुट के मध्य बहुत सक्रिय होकर प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रियों को आपस में विचार विमर्श करने हेतु प्रेरित किया। 1981 में 98 असंलग्न राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में बुलाया गया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। G77 ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में अन्य राष्ट्रों के सहयोग के साथ बातचीत की। 1983 में नई दिल्ली में निर्गुट देशों का 7वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 101 राष्ट्रों ने भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में गुटनिरपेक्ष देशों के तैयारी सत्र में अध्यक्ष के नाते तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1985 में निर्गुट आंदोलन की विश्व शांति की दिशा में जो पहल है उसको उजागर किया। 1979 में बेलग्रेड में जो निर्गुट शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भारत ने जो प्रमुख घोषणाएं दी, उसको जो प्रमुख घोषणाएं इसमें की गई, उसमें भारत के दृष्टिकोण को बहुत ज़्यादा महत्व मिला। इसी तरह से जकार्ता में 1992 में जब गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ, तो आतंकवाद के खिलाफ सभी राष्ट्रों से आह्वान किया गया और उसका बहुत महत्व था। 1995 में भी आतंकवादी कार्यवाहियों की आलोचना भारत ने की। आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए धनी राष्ट्रों से निर्गुट देशों को अधिक ऋण उपलब्ध करवाए जाने और व्यापार की सुविधाएं प्रदान करने की मांग की गई। इसी तरह से 2006 में भी आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख रखा भारत ने और कहा कि अगर स्पष्ट रुख नहीं रखा गया और एकजुटता नहीं दिखाई गई तो निर्गुट
आंदोलन की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से लगातार जो सम्मेलन हुए, इसी तरह से 2012 को जो सम्मेलन हुआ 16वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, उसमें भी स्थायी खाद्य ऊर्जा आपूर्ति, गरीबी, भूख अभाव का उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का भारत ने काफ़ी खुलकर समर्थन किया और वर्तमान में भी इसी स्थिति को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति है उसको तटस्थता नहीं कहा जा सकता, ना ही उसको किसी एक गुट के साथ जुड़ने की नीति कहा जा सकता है, बल्कि वो सबके साथ सहयोग करने की नीति है जो विश्व शांति को स्थापित करने के साथ साथ विश्व की विभिन्न समस्याओं, जिसमें आतंकवाद भी आता है, गरीबी भी आती है, भुखमरी भी आती है, खाद्य समस्या भी आती है, ऊर्जा आपूर्ति, तकनीकी विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी आते हैं, उन पर भी गुटनिरपेक्ष नीति बात करती है। गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचनाएं भी की गई कि भारत की विदेश नीति इसके आधार पर बहुत कुछ नहीं कर पाई। सबसे पहली बात जो इसमें कही जाती है वो है कि शीत युद्ध के वातावरण में शायद उस समय ये उचित रहा होगा, लेकिन भारत जैसे विशाल देश के लिए वर्तमान में ये बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी बात कही गई कि विदेश नीति का क्षेत्र बहुत व्यापक है और उसे गुटनिरपेक्षता की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अगला आता है कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसकी जड़ें ऊपर है, नीचे नहीं है, राष्ट्रहित उसके केंद्र में नहीं है। राष्ट्रहित किसी भी देश की विदेश नीति का केंद्रीय बिंदु होना चाहिए। इसी तरह से एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई उभर करके और बहुत से विचारकों ने आलोचना की इसमें कि जब भारत पर चीन का हमला हुआ तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने भारत के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखी, बल्कि उसके स्थान पर ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत को सहायता दी। इसके साथ साथ कुछ लोगों का कहना है कि गुटनिरपेक्षता शक्तिहीनता को छिपाने का एक तरीका हो सकता है। इससे भारत को कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। और अगली बात जो कही जाती है वो है कि गुटनिरपेक्षता मुख्य रूप से देखा जाए तो शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए संभव है। हमें गुटनिरपेक्षता के स्थान पर, यानी भारत को गुटनिरपेक्षता के स्थान पर स्वतंत्र शब्द का प्रयोग करना चाहिए। गुटनिरपेक्षता की नीति में गुट केंद्र में होता है, जबकि स्वतंत्र नीति में केंद्र में उस देश को लिया जा सकता है, यानी वो खुद राष्ट्र उसके केंद्र में होता है। तो हमें एक स्वतंत्र नीति को अपनाना चाहिए। भारत की नीति का मूल आधार शक्ति गुटों के की स्थिति को बदलना नहीं है, बल्कि अपने देश का हित देखना है। तो इस तरह से ये माना गया कि इसमें बहुत सी कमियां रहीं, लेकिन इसके बावजूद भी गुटनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है ये विदेश नीति का दिशा सूचक रहा और इसने तात्कालिक परिस्थितियों से लेकर के आज तक भारत की जो विदेश नीति है उसके राष्ट्रीय हितों का संवर्धन ही किया है। आज के लिए इतना ही।